गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संजीव आपका वेलकम करता हूँ पाथ क्रिएटर एकेडमी में। ये हमारा एक नया सीरीज है जिसमें हमने मिशन प्रहार रखा है। इसका नाम क्या रखा है? मिशन प्रहार। जंग बर्दी की मिशन प्रहार। मिशन प्रहार के अंतर्गत हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर आधारित एमपी जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के 50 नंबर का जो सेक्शन रहता है वो क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। ये उसी सीरीज का पार्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और ये आपको रोज डेली रात के 9 बजे आपको ये पार्ट मिल जाया करेगा। जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि ये 2 स्टार इस बार मेरे कंधे पर हों, तो वो इस सीरीज को ज़रूर देखें। हम इस सीरीज के अंतर्गत पहले ये डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न क्या रहता है, और ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में। उनको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एसआई का क्वेश्चन जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का रहता है। कितने? 200 मार्क्स का, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड रहता है 17 प्लस 13 में। इधर 100 ये हो गया और 100 ये रहता है सेपरेटली, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट पेपर रहता है। ये नॉन टेक्निकल, ये तकनीकी और अतकनीकी लिखा है ना, तो केवल हम अतकनीकी की बात कर रहे हैं, तकनीकी की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तकनीकी की बात बाद में करेंगे। ये 100 जो मार्क्स हैं, ये 70 मार्क्स तुम्हारे हिंदी के रहते हैं और ये 30 मार्क्स तुम्हारे इंग्लिश के रहते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन रहता है इंग्लिश का, और ये 100 मार्क्स रहते हैं। तो ये 100 में से मोस्ट 50 मार्क्स जो रहते हैं वो दो दो चीज़ों के रहते हैं। पहला मैथ और दूसरा रीजनिंग, ठीक है। अब रिमेनिंग 50 मार्क्स का सेक्शन बचा है, तो जो वो 50 नंबर का सेक्शन बचा है वो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो सेक्शन रहता है 50 नंबर का, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते रहते हैं। जैसे कि साइंस के क्वेश्चन ही आ जाते हैं 15। फिर इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, एमपी जीके आ जाता है, ठीक है। एमपी जीके, जीएस सब कुछ मिला के, इन सबको मिला के बनते हैं 15 या 18 के ऊपर क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे साइंस से, ठीक है। लगभग, सॉरी, ये 50 है ना, तो 15 क्वेश्चन लगभग इनसे बन जाएंगे, और जो रिमेनिंग 15 के नहीं 25 क्वेश्चन लगभग इनसे बन जाएंगे, और 25 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे साइंस से बन जाएंगे। इस तरीके से तुम्हारा ये पेपर होता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बता दिया। उसमें भी क्या रहता है, देखिए, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी सिलेबस मैंने दिया है। ये पूरा का पूरा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस को जब हम इंग्लिश पे कुछ वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। हमारा उद्देश्य है केवल और केवल इन 50 नंबरों पर डिस्कस करना। फिर हमारा दूसरा टारगेट रहेगा इन 50 को, फिर हमारा तीसरा टारगेट रहेगा इन 70 को, फिर हमारा चौथा टारगेट रहेगा इन 30 को, ठीक है। इस सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे। आज आपको ये 50 नंबर जो हमको तैयार करनी है, तो कैसे तैयार करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इनसे, वो इस पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग एसआई की तैयारी करते हैं, उनको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और ये पाथ क्रिएटर एकेडमी पे यदि आप नए हैं तो इसको विजिट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो डेली मिलते रहें, ठीक है। नाउ देखते हैं, यहाँ पे हिंदी का भी सिलेबस मैंने लगाया है, ताकि आप हिंदी का भी सिलेबस देख सकें और इसी प्रकार से आप तैयारी कर सकें, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, संक्षिप्तीकरण, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल और केवल उन 50 नंबरों पर डिस्कशन है अभी फिलहाल। फिर सॉरी, तो फिर भी मैंने सिलेबस लगा दिया है, ताकि सिलेबस एकदम माइंड में फिट रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो स्लाइड्स है ये है। तो सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्य प्रदेश के प्रश्न आते हैं इसमें, मध्य प्रदेश राज्य के, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल
अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान, तो इसमें अभी अपन ये छोड़ देते हैं, गणित नहीं, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड इसको भी छोड़ देते हैं अभी। ये और ये सेक्शन अभी हम कवर नहीं करेंगे, ये और ये भी, केवल और केवल इनके अलावा जितना भी बचता है, ये रीजनिंग और इसको भी, ठीक है। जितना भी 50 नंबर, ये पूरा का पूरा 100 नंबर का होता है। इसमें हमने ये जो 4 सेक्शन छोड़े हैं, ये चारों के चारों सेक्शन 50 मार्क्स के हैं। वो जो जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है वो 50 मार्क्स का है। तो इन 100 मार्क्स को हमने 2 सेक्शन में तोड़ दिया, 50 प्लस 50। तो पहले हम ये 50 कवर करेंगे, फिर हम ये वाला 50 कवर करेंगे, ठीक है। और इसी 50 को कवर करने के संदर्भ में हमारा ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। कौन सा है? वीडियो नंबर फर्स्ट है। ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। इससे आपको आइडिया लगेगा कहाँ पर हमको पढ़ाई करनी है, कहाँ पर नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसकी समझ हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि हम डेस्टिनेशन में पहुंचने में सफल रहें, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि बरेदी लोक नृत्य जो रहता है वो मध्य प्रदेश के अंदर दीपावली जो त्योहार आता है उसके अंतर्गत हम बरेदी लोक नृत्य करते हैं, ठीक है। बरेदी लोक नृत्य दीपावली के अंदर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दीपावली। और एक और चीज मैं बता दूं, ऑप्शन ये जो है ना, ये फ्रेंड्स ये आप मत देखिए। अगर ये देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे वीडियो के हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 में आया, मतलब ये पेपर में 10वें नंबर पे क्वेश्चन आया है, इसलिए क्योंकि पेपर में पहले से 9 तक कुछ रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, इसलिए ये 10वां क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना देखते हुए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, मेरे को किस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। तो दीपावली इसका पहले के राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष से गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया? 1915 में तो गांधी जी रिटर्न आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है, 1915। 15 के बाद 16, 17, 16 तक तो उन्होंने देखा, 16 में घूमे कि भाई इंडिया में चल क्या रहा है अभी। तो 2017 से वो सक्रिय राजनीति में आ गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शांख सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो जो शांख सागर है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के अंदर है। कहाँ पर है? शिवपुरी के अंदर, उसी के अंदर ये शांख सागर झील है। दोस्तों मैं बता दूं, यदि मेरा पढ़ाना आपको स्लो लग रहा हो तो आप YouTube पर स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, एज यू विश। जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा स्पीड बढ़ा कर आप देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो बेसिक लेवल से तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, जो समझना चाहता है, जो चाहता है कि मैं भी ऐसा ही बनूं, जो बेसिक से तैयारी करता है, उसे सब्जेक्ट को समझने में इतनी समझ नहीं होती शुरुआत में, तो वो ये समझे कि मैं कहाँ से क्वेश्चन पढूं, कहाँ से कौन सी बुक खरीदूं, कौन सी नहीं खरीदूं, ताकि मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिल सके मेरी एम को अचीव करने में, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रख के फिलहाल इस वीडियो को बना रहा हूँ। मे भी आगे के वीडियो इस हिसाब से ना बने, आगे के वीडियो में स्पीड और ज़्यादा हो और अच्छे लेवल से मैं पढ़ाऊँ और अच्छे लेवल से मैं करूँ। इनिशियल लेवल पे मैं बहुत स्लो और बहुत डिस्क्राइब वे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का, देखिए ये एमपी जीके से क्वेश्चन आ गया। कहाँ से आ गया? एमपी जीके से क्वेश्चन उठा है। और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य था ये बताना है। तो सॉरी, अभी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये छत्तीसगढ़ गठन की बात कर रहा है, तो गठन के समय हमारा मध्य प्रदेश पहले नंबर का, ठीक है। 2000 में जब गठन हुआ तो उस समय हमारा मध्य प्रदेश पहले नंबर का सबसे बड़ा राज्य था। अभी पहले नंबर का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीवा में महामृत्युंजय मेला जो लगता है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिटेल में आता है। एमपीएसआई के अंदर थोड़े डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप दूसरे क्वेश्चन में बात कर दूसरे पेपर की बात करोगे तो उसमें केवल इतना पूछ सकते हैं कि महामृत्युंजय मेला कहाँ पे लगता है। तो लेकिन एमपीएसआई के अंतर्गत ऐसा नहीं पूछा जाता। उसके अंतर्गत ऐसा पूछा जाता है, ये महामृत्युंजय जो मेला है वो लगता तो रीवा में है, ये तो पता है, कितने साल में लगता है, तो ये प्रतिवर्ष हर साल लगता है। कब? हर साल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता लियो जियो ओबो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कहाँ से थे? तो देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया, 2017 के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनमें मिल जाएंगे। इसमें नया कुछ भी नहीं है। पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन पुटअप कहाँ से हो रहे हैं। जब हम स्ट्रैटेजी को समझ जाएंगे तो उसी वे में हम अपनी चीज़ें तैयार करेंगे। तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। मैं आपको सेक्शन बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको माइंड में एकदम क्लियर होता जाए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से नहीं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता थे एक्चुअली में। नोबेल पुरस्कार विजेता कोई आम बात नहीं होती, हर कोई नहीं जीत सकता। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ती है, अचीवमेंट को एक टॉप लेवल तक लेके जाना पड़ती है, तब जाके ये मिलते हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता है और इनका निधन भी हो गया। तो ये चाइना के थे। कहाँ के? चीन के, जो कि हमारा शत्रु। जियो ओव, लियो जियो इनका पूरा नाम था। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से बेसिन जीता? तो देखिए ये एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एमपी में भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो 1739 के अंतर्गत बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से बेसन को जीत लिया था। पुर्तगालियों से बेसन को जीत लिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन का प्रारंभ किया? तो 2006 में जो समाधान ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंपा था? तो 1818 में पेशवा जो प्रधानमंत्री कहलाता था उस समय का, जो बाजीराव थे, उन्होंने 1818 में ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा भूभाग सौंप दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में है? तो अहमदपुर रॉक शेल्टर अहमदपुर के अंतर्गत है। रॉक शेल्टर किस जिले में है? तो ये विदिशा के अंतर उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए? अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से पुरस्कार कब स्थापित किए गए, इसका बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और कौन सा नेशनल पार्क किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया और किस ईयर में वो नेशनल टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आया है, इस लेवल का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? जब स्वांग एक लोक नृत्य है, कौन सा है? स्वांग एक लोक नृत्य है एमपी का, तो उसमें कौन सा उपकरण इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो मृदंग। क्या मृदंग यूज करते हैं, मृदंग को बजाते हैं तब जाके स्वांग लोग करते हैं। ठीक है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो घोड़े के बाल का बना होता है? तो ठीक है, चिंकारा जो है घोड़े के बाल का बना होता है। जो ये वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा है और वो भी किस चीज का बना रहता है? घोड़े के बाल का। चिंकारा को घोड़े के बाल से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? खजुराहो मंदिर से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो देखिए खजुराहो मंदिर से तो जुड़ी है, कौन सा मतलब कौन सा वंश जुड़ा हुआ है ये पूछा है। तो चंदेल वंश जो है वो खजुराहो मंदिरों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? जब आप एमपी का मैप बनाएंगे कुछ इस तरीके से, देखिए ये एमपी का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है कौन सा जिला साझा करता है, तो सीधी जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है, सीधी यहाँ पर स्थित है। सीधी सिंगरौली इधर, सिंगरौली रीवा रीवा इधर है, तो देखिए सीधी इधर भी स्थित है, तो यहाँ से टच करती है वो यूपी से। सीधी का बॉर्डर थोड़ा सा यहाँ पे टच करता है यूपी, और यहाँ पर टच करता है छत्तीसगढ़। इधर यूपी है, इधर भी यूपी है, और यहाँ पे अपना गुजरात है, सॉरी यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 राज्य हैं। तो ये सीधी जो डिस्ट्रिक्ट है ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1994 में पन्ना टाइगर रिजर्व को अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, 1994, सन 1994 में, ठीक है ना। देखिए आया कब था ये टाइगर रिजर्व? 1973 में आया था। टाइगर रिजर्व कब से आना आया शुरू है? 1973 में। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो भी टाइगर रिजर्व बन जाता है, ये जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व घोषित हो गया 1994 में, तो इसके माध्यम से क्या होगा, कुछ अमाउंट या कुछ फंड जो है वो केंद्र सरकार के थ्रू आएगा, जो यहाँ पे उपस्थित जो भी जो भी एनिमल्स और जानवर हैं उनको संरक्षण और उनको अच्छा खाना पीने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर के अंतर्गत है, गन कैरेज फैक्ट्री भी है, और जो डिफेंस रिलेटेड व्हीकल्स बनते हैं वो भी जबलपुर के अंतर्गत बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता के अंतर्गत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता के अंतर्गत उपस्थित है, ठीक है। 19वीं RCIP व्यापार वार्ता समिति की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर? हैदराबाद के। देखिए बैठक इंपॉर्टेंट नहीं है कि बैठक हुई कहाँ पर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है, और जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो भी बड़े बड़े अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो ये कोरोना काल चल रहा है, तो उस समय भी कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं उनकी प्लेस और डेट टाइमलाइन थोड़ा याद होना चाहिए ताकि हम बता सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी क्या है? तो देखिए कैपिटल से भी क्वेश्चन बनता है, आपको स्टेट एंड कैपिटल उनकी याद होना चाहिए। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। कौन सी है? मैड्रिड। MPTRIFEC स्टैंड फॉर, उसमें आई का मतलब बताना है कि इसमें आई का मतलब क्या होता है। देखिए पहले पूरा ही समझ लीजिए। एमपी इसका ये संस्था का नाम फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो गया एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, टी से ट्रेड हो गया, TR से ट्रेड हो गया, आई से आई की पूछा है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलेशन, एफ से फैसिलेशन, सी से कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, आई से इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण राव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है? कृष्ण राव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है? तो कृष्ण राव पंडित जो थे वो ग्वालियर घराने से थे। कहाँ से थे? ग्वालियर घराने से, ठीक है। देख पा रहा होगा फ्रेंड्स आपको, ये ग्वालियर घराना है, ठीक है, ग्वालियर घराने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए, देखिए एमपी 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 हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आ गया। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अदम खान को भेजा था। किसको भेजा था? अदम खान। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदम खान, ठीक है। अदम खान इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है? मतलब कौन सी मोनोपोली जिस पे सरकार की है? तो साल के बीच पे मध्य प्रदेश सरकार की मोनोपोली है। साल का बीज जो है बहुत ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश के अंदर, और जहाँ कहीं भी मिलता होगा वहाँ कम मात्रा में मिलता है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तो मध्य प्रदेश में साल का बीज पर मोनोपोली मतलब एक अधिकार वाला उपज है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है? वर्गीकरण बोले तो टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी विज्ञान का जनक लीनियस को माना जाता है, क्योंकि लीनियस ने ही सबसे पहले वर्गीकरण पे बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, और टैक्सोनॉमी जैसे इंसान का नाम होमोसेपियंस रखा है, होमोसेपियंस लिन भी आता है लास्ट में, तो लिन का मतलब ही लीनियस होता है, क्योंकि वो लीनियस नामक साइंटिस्ट ने रखा था। तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा वर्गीकरण के बारे में बताया था, कौन से जानवरों को किस कैटेगरी में रखा जाए। जो और वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक आम यानी सामान्य महामारी है? तो इन्फ्लुएंजा एक ऐसी आम बीमारी के अंतर्गत आती है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, पेंडेमिक डिसीज आती है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है जो साइंस है, कहाँ सर है? साइंस है, तो आप क्वेश्चनों की वैरायटी को समझिए, अब ये साइंस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, जिस सूर्य गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह उस बल के समान है जो जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। देखिए ये जैसे तुम्हारा सन है, तो तीसरे नंबर पर हमारा ये पृथ्वी आता है। अगर जितना फोर्स जो है ना, जो सन लगा रहा है पृथ्वी को, उतना ही फोर्स जो है ना अर्थ जो है ना सन पर लगा रही है, इसलिए तो ये बैलेंस कंडीशन में घूम रहे हैं। अदरवाइज किसी एक का भी फोर्स ज्यादा हो जाए ना, तो वो उससे जाके सट जाए, मिल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस उस बल के समान है जो जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजों को रोपते समय सामान्यतः कौन सा उर्वरक उपयोग में लाया जाता है? तो अगर हम बीजों को रोप रहे हैं तो उस समय हम फास्फोरस को बीज के साथ मिलाएंगे ताकि उसका ग्रोथ प्रॉपर हो सके, फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन ए जो है उससे ये राइट नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। रात्रि अंधता हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से। किससे हो जाता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है। जो इस्पात है उस जो मिश्र धातु इस्पात है उसके अंदर क्रोमियम होता है, जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, बिकॉज ऑफ, क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि हम इसीलिए मिक्स करते हैं इसको, क्योंकि उस लोहे के अंदर क्या जंग ना लगे। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक जानलेवा मानव रोग सिफिलिस का कारक है। तो सिफिलिस किस चीज से फैलता है? तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जीएसटी, इससे याद रखो। जीएसटी ये किससे फैलता है? ये फैलता है बैक्टीरिया से। किससे? जीवाणु से। बैक्टीरिया या जीवाणु से। जी से गोनेरिया, सिफिलिस एंड टेटनस। तो इसमें पूछ रहा है सिफिलिस, सिफिलिस की पूछा है, ये मतलब ये वाला पूछा है, तो ये किससे फैल जाएगा? बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव्य है, मोस्टली लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, पारा जो रहता है वो, इससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है ना वो ट्रांसफर हो सकती है, पारा। ठीक है, कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है? स्तनपायी मतलब सॉरी फ्रेंड्स, स्तनपायी बोले तो वो मैमल्स जो एक्स को ले करता है। तो ये डक बिल्ड प्लेटिपस रहते हैं जो एक्स को ले करते हैं। ये बाकी ऊपर जो तीन दिए हैं ये डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, वो भी अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए, देखिए पीछे की गाड़ी को हम देख रहे हैं तो हम हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, और स्ट्रीट लाइट जो रहती है तब भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पीछे का व्यू देख रहे हैं तब भी उत्तल दर्पण का, और जो स्ट्रीट लाइट रहती हैं उनमें भी उत्तल दर्पण का,
ठीक है, स्ट्रेट लाइट में। और जो बाकी बचे हुए हैं मोस्टली, जैसे कि सोलर कुकर हो गया, डॉक्टरों के लिए यूज हो गया, सोलर कुकर हो गया जो डॉक्टर यूज करते हैं, इन दोनों में आपका अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉनकैव। अवतल कॉनकैव मतलब इस तरीके से रहता है कॉनकैव। ठीक है, ये रहता है कॉनकैव, मतलब कैव मतलब गुफा टाइप की रहती है। और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ रहता है जिनका पार्ट, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है उत्तल दर्पण। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो ये आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये उत्तल दर्पण का ही उपयोग करता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने का नियंत्रण करता है? पकाने पे नियंत्रण जो है, देखो गैबरेलिक अम्ल जो है ना, ये बढ़ने का कार्य करता है। पकाने का काम कौन करता है? पकाने का काम करता है एथिलीन। फलों को पकाने पर नियंत्रण का काम करता है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन, उस पर नियंत्रण करता है एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है, क्यों? इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, कुकर में उच्च उच्च दाब पर क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट उस चीज का बढ़ जाता है। प्रेशर में जब प्रेशर पड़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का जो पॉइंट है वो बढ़ जाता है। जैसे वाटर है तो वाटर भी 100 डिग्री पे बॉइल नहीं करेगा, 112 पे बॉइल करेगा। तो 112 पे बॉइल करेगा तो बढ़ जाता है, तो क्या होगा, कोई भी चीज है ना वो बहुत जल्दी पक जाएगी, क्योंकि उनका तो और कम टेम्परेचर रहता है पकने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उच्च दाब पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम उपग्रहों में कृत्रिम सैटेलाइट विच मेड बाय मैन मेड, जो मेड मानव के द्वारा बनाए हुए रहते हैं वो कृत्रिम सैटेलाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सपोज करो अर्थ है, और इसके बाहर हमने बहुत सारे कृत्रिम सैटेलाइट भेज के रखे हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं ये सैटेलाइट। ठीक है, ये सैटेलाइट लगे हैं और ये लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे लिए, अर्थ के प्राणियों के लिए। तो इनके अंदर जो है ना एनर्जी का सोर्स क्या है, इनके अंदर एनर्जी का सोर्स जो है, विद्युत ऊर्जा का सोर्स क्या है, इनके अंदर सोलर सेल्स लगे रहते हैं। सोलर, ताकि इन पे जब सूर्य की रोशनी पड़े तो ये चार्ज भी होते रहें और अपना काम भी करते रहें। तो ये सोलर सेल्स हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल्स। ठीक है, कुछ का नहीं होगा, सौर सेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी चिप जो रहती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। किससे? सेमीकंडक्टर। आईसी चिप जो रहती है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो रहता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम रहता है। तो इसमें इस यहाँ पर सिलिकॉन ऑप्शन में है, तो सिलिकॉन हम टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ मुख्य रूप से पाया जाता है? तो निकोटीन जो है एक जहरीला पदार्थ है जो तंबाकू के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी बोले तो जेनेटिक्स का, जिन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत ज्यादा काम किया हो इन्हें जनक बोलते हैं उस चीज का। अनुवांशिकी के जनक हैं कौन है? ग्रेगर मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों से लेकर शुरुआत की थी, तो इन्होंने बहुत ज्यादा जेनेटिक्स पे काम किया था, इसलिए ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? तो देखिए, अंडाशय इस तरीके से रहता है, इस तरीके से लेडीज के अंदर अंडाशय रहता है, इधर ये यहाँ पे यूटेरस यानी तुम्हारा गर्भाशय रहता है, यहाँ पर रहते हैं अंडे। ठीक है, ये अंडाशय रहता है, और अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोपियन ट्यूब्स रहते हैं, तो फ्लोपियन ट्यूब्स ये करेंगे, ये अंडे को यहाँ से लाने ले जाने का काम करते हैं, यहाँ तक लाने का ये इसका वो पार्ट रहता है। ठीक है, यहाँ इस
इस पार्ट तक, ये जो ट्यूब्स हैं अ, मानव अंडे का, तो जो अंडे हैं मानव के अंडे, मतलब मानव इंसानों मानव के अंडे, तो यहाँ से ले जाने का काम, यहाँ तक लाने का काम कौन करता है? फॉलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। और यहाँ जाके जो है ना वो निषेचित होते हैं कभी कभी, तो फिर ये इनसे भ्रूण बनता है और भ्रूण से बच्चा बनता है, ठीक है। ये काम कौन करता है? फ्लोपियन ट्यूब्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन मानव समुदाय के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मैंने पहले भी बताया है और इस बार भी बताता हूँ। ये पृथ्वी जो है इसके समताप मंडल में यहाँ पर ओजोन परत बनी हुई है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए? क्योंकि सन से जो रेज आ रही हैं वो डायरेक्टली आती हैं, अगर वो डायरेक्टली आ जाए ओजोन परत से में से ना होके आए तो ये डायरेक्टली इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल रहती हैं। उनके लिए त्वचा का कैंसर और डिफरेंट टाइप्स के डिसीज का रीजन बन सकती हैं। बट अगर ये ओजोन लेयर से होकर आती हैं और इन्हें ओजोन लेयर से होकर गुजारा जाता है तो इनके अंदर जो भी हार्मफुल चीज़ें रहती हैं वो हट जाती हैं और वो रेज जो है इतनी हार्मफुल नहीं रहती। तो वो जो हार्मफुल रेज रहती हैं उनका नाम रहता है पराबैंगनी प्रकाश से बचाव के लिए कवच का कार्य करती है। तो ओजोन लेयर बनी रहती है, ठीक है। और ये 16 सितंबर को हम ओजोन लेयर डे भी मनाते हैं, 16 सितंबर, ठीक है, ठीक है। और 14 सितंबर को आपको पता होगा हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता है इंजीनियरिंग डे मनाते हैं। और 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन ओजोन लेयर डे। तो ये पराबैंगनी प्रकाश से क्या करती हैं? रोकती हैं, पराबैंगनी प्रकाश को रोकती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिएट अ प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फिलीपींस के अंदर स्थित है। कहाँ पर है ये? फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस के अंतर्गत स्थित है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कृत्रिम वृक्क किस स्थान, कृत्रिम वृक्क बोले तो मानव के द्वारा बनाई हुई ये जो किडनी है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो अपोहन के सिद्धांत पर, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्योंकि उस किडनी का ही काम रहता है डायलिसिस करना। ये किडनी का आकार कुछ यूं रहता है, ये सेम के बीच की तरह रहता है, इससे लंबे लंबे दो ये निकाल जाती हैं इस तरीके से। तो ये जो किडनी है ये इंसान भी बना लेता है इस तरह की किडनी। इस ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डायलिसिस के काम पर। यहाँ पर रक्त का फिल्टर होता है और जो रक्त से काम की चीजें हैं वो अपने शरीर के अंदर जाती हैं और जो रक्त में जो बाहर निकालने का पार्ट है वो इन ट्यूब्स के माध्यम से, मूत्राशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो डायलिसिस पे वर्क करती है, मतलब छन्नी की तरह काम करिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओ, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरिक अम्ल एसिड जो होता है एक हल्का माइल्ड एंटीसेप्टिक है, एक हल्का रोगाणुनाशक है। क्या है? हल्का रोगाणुनाशक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? आंतरिक जो ग्रह रहते हैं उनके अंदर वो जिसका सबसे ज्यादा वजन हो। आंतरिक ग्रह कहलाते कौन है पहले ये देखते हैं। ये जैसे सन हो गया, सन के पहले मार्स आएगा, मार्स के बाद वीनस आएगा, वीनस के बाद बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये तुम्हारी पृथ्वी आ गई, इसके बाद मार्स आ जाएगा। तो ये चारों के चारों कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है। इनर प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन चारों को? इनर प्लेनेट, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं, इसे ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, और ये चमकीला ग्रह कहलाता है, और ये सबसे छोटा ग्रह कहलाता है। तो ये पूछ रहा है सबसे भारी ग्रह कौन है? सबसे भारी ग्रह है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये बहुत ज्यादा भारी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बनती है? वायुमंडल में प्रदूषण का कौन सी गैस कारण बनती है? तो वो तुम्हारी सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? वायुमंडल में उपस्थित सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का
परसेंटेज बढ़ता है वायु के अंदर तो लोगों को बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन है जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से हल्के फलों को पकाने के लिए किया जाता है, कि हरे फलों को, सॉरी हल्के नहीं, हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो ये कार्बाइड है जिससे हम हरे फलों को पकाते हैं। ठीक है, देखिए हमने लास्ट इससे पहले लास्ट क्वेश्चन में एथिलीन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एथिलीन को पकाने पे नियंत्रण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम हरे फलों को पका रहे हैं कार्बाइड के माध्यम से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसी के साथ है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये सीरीज का पहला पार्ट हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। आप थोड़े से भी सीरियस हैं कि मेरे को इस बार ऐसा ही बननी है, ऐसा ही का एग्जाम निकालनी है, वो भी एमपी का ऐसा ही भरनी, ना यूपी का, ना छत्तीसगढ़, ना कहीं का ऐसा, मेरे को एमपी का ऐसा ही भरनी, तो आप ये मत देखिए वैकेंसी कब आएंगी। वैकेंसी जब आएंगी सो आएंगी, आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है फ्रॉम दी टुडे। आज से आप तैयारी में जुट गए तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, उन लोगों के कंपैरिजन में जो ये सोच के बैठे हैं जब तैयारी आएंगी तो पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेबस इतना ज़्यादा रहता है, हम एक तरीके से तैयारी करें, जैसे कि हमने ये सीरीज को आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये अंदाज़ा लग जाएगा मेरे को कहाँ से पढ़ना। देखिए पुराने पेपर के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे एक आइडिया तो ये लग रहा है कि मेरे को कहाँ किस लेंथ तक जानी है, कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक नहीं पढ़ना है, तो आप वो पढ़िए। साथ में ये भी चीज़ देखते रहिए ताकि कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको वो भी लग जाए। ठीक है, और आप सीरियस वे में तैयारी करते हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे रेगुलर अपडेट्स जो है ना एमपीएसआई से रिलेटेड वो यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और अब अभी केवल एसआई के लिए ये जीके जीएस का मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन पार्ट जो है ना वो 50 मार्क्स का चल रहा है, ओनली केवल 50 मार्क्स का। फिर इसके बाद जो 50 का रीजनिंग और मैथ है वो कवर करेंगे। इस तरीके से 100 हम कवर कर लेंगे आगे आने वाले दिनों के अंतर्गत, आगे आने वाले दिनों में। फिर जो हमारा 100 नंबर का पोर्शन रह जाता है जिसमें मेजर पोर्शन रहता है हिंदी का, वो रहता है 70 नंबर का पोर्शन, फिर हम इस पे आएंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको, ये आज आपको रेगुलर पार्ट मिलेंगे विद इन इस मंथ, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अप्रैल के अंतर्गत अप्रैल में आपको ये इन दोनों के मतलब इन 100 के सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे। और उसके साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए और कुछ टाइम निकाल के इन वीडियो को भी देखते रहिए। इस तरीके से आपका पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है, अगले पार्ट में मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।